Good morning and a very happy morning. We are reading The Ikigai Journey और हम उसका पार्ट 1 The Journey through our future. ये हम अपने भविष्य की तरफ की जर्नी ले रहे हैं. पेज नंबर 18 है. टाइटल है टोक्यो और इस चैप्टर में हम समझेंगे शिनकैनसन इफेक्ट जो है और अदर टेक्निक्स जिससे कि हम अपने पर्सनल या व्यक्तिगत जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें पूरा कर सकें और दूसरा बल्कि उसे ग्रेटली क्रिएट कर सकें और डेवलप कर सकें वो इनर डिसिप्लिन ताकि ये प्रोजेक्ट पूरे हों. को जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राइटर इस बुक को एक यात्रा की तरह ले रहा है जो टोक्यो से शुरू हो रही है बुलेट ट्रेन के अंदर और आगे चलता चला जाएगा जहाँ पे फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट को वो जिंदगी के अंदर क्रिएट करेगा हर हर एरिया की हर इरा की कॉन्वर्जेशन करके आपकी ज़िंदगी के. तो कहते हैं हमारी जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शिनजुकू स्टेशन था और ये एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पे 3 से 4 मिलियन पैसेंजर हर रोज़ टू एंड फ्रो करते थे और ये गिनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर है. और ये स्टेशन एक एग्जाम्पल है कि जापान क्या चीज़ को अचीव कर सकता है. इस स्टेशन के 200 एग्जिट गेट्स हैं. किसी से अगर गलत से निकल गए तो बस फिर आप फंस गए. तो इस बुक के दोनों राइटर हैं तो इन दोनों ने सोचा कि मिलने के लिए वहाँ मिलने से बेटर है कि हम किसी और जगह मिले. तो उन्होंने चूज़ की न्यूयॉर्क बार जो कि 52nd स्टोरी जो पार्क हायत होटल के अंदर थी. दोनों राइटर आपस में जब बात करते हैं तो पूछते हैं कि भी ऐसे नहीं लगता है कि जब तुम टोक्यो में होते हो जापान के अंदर तो ऐसे लगता है जैसे तुम किसी भविष्य में रहने वाली जगह पे हो. हेक्टर कहते हैं इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ. फ्रांसिस का हेक्टर से एक क्वेश्चन है कि ये जो इतना फ्यूचरिस्टिक है क्या ये आपको ओवरवेल्म नहीं करता है कि इतना ऑब्सेशन कि हर समय परफेक्शन, इतनी परफेक्शन. तो ऐसा नहीं लगता कि क्या शायद ये लिटिल इनह्यूमन है. अपने लोग क्या बोलते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी परफेक्शन क्या अनकंफर्टेबल नहीं है. तो हेक्टर का कहना है कि हाँ ऐसा है लेकिन मैं ज़िंदगी में ब्राइट साइड को ही देखता हूँ. तो इस पे फ्रांसिस ने उनसे पूछा कि भाई कुछ ऐसा बताओ कि जब तुम जापान में रहे 12 साल अभी तो तुमने क्या सीखा. तो एक बहुत ही मुश्किल शब्द हेक्टर ने बोला और उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने डिक्शनरी में चेक किया तो इट इज़ गनबारी मासू, गनबरी मासू, जिसका मतलब है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप सबसे हार्डेस्ट तैयार के सबसे ज़्यादा काम करें. तो जापान में जब भी लोग किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो वो इसी शब्द का यूज़ करते हैं गनबरी मासू, जिसका मतलब है कभी भी गिव अप नहीं करना, हमेशा लगे रहना और जो चाहते हो उसको पा के रहना. और यही हेक्टर कहते हैं कि मैं जापान के बारे में एडमायर करता हूँ. जब कोई बहुत इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव भी होता है ना तो भी जापानीज गिव अप नहीं करते हैं. लास्ट ऑडियो के अंदर हमने शिनकैनसन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था. अगर आपको भी उसका ध्यान नहीं तो प्लीज़ लिसन टू दैट ऑडियो अगेन. क्योंकि वो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव के लिए भी गिव अप नहीं करते इसीलिए जापान के अंदर शिनकैनसन इफेक्ट होता है. मिरेकल क्रिएट होते हैं. अगर हमारे अंदर हमें शिनकैन इफेक्ट क्रिएट करना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमें इम्पॉसिबल लगता है और हम अपने आप को उसके लिए सेट करें. सो गनबरी मासू यानी कि छोड़ना ही नहीं, करते ही रहना, कंटिन्यूस एफर्ट. जब हम ये करते हैं तो उसे इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं शिनकैनसन को. तब हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो पूरे होते हैं. नहीं तो ये ड्रीम्स भविष्य में फेड हो जाते हैं और ये कभी भी रियलिटी नहीं बनते हैं. तो फ्रांसिस मिरेलिस हेक्टर को कहते हैं चलो अब रेडी हो जाओ अपने शिनकैनसन इफेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए. इस बुक के लिए साथ जो हम जर्नी करेंगे उस जर्नी के अंदर हम इसे ज़रूर पाएंगे. बुक कहती है कि टोक्यो ऐसे लगता है कि कभी भी सोता ही नहीं है. लोग हमेशा रश कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने की और सबसे ज़्यादा पाने की कोशिश में होते हैं और जब अपने आप को इंजॉय करते हैं तो काम के बाद में तो पूरा इंजॉय भी करते हैं. यहाँ से बात करने के बाद में दोनों राइटर्स एक ओकिनावन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति म्यूज़िक प्ले कर रहा है और दोनों नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. अगर आपको याद हो हमने इचिगो इकिगाई और इकिगाई बुक पहले पढ़ी थी. वहाँ पे
ओगीमी विलेज की बात बुक करी थी, जहाँ पे सब सेंटेनियरियंस रहते हैं जो 100 साल से ऊपर जीते हैं। पेज नंबर 21 पे बुक हमें याद करा रही जो हमने इकिगाई में पढ़ा था कि विलेज ऑफ सेंटेनेरियंस क्या होता है। इसके अंदर उस बुक इकिगाई में हमने पढ़ा था कि जापान की लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का कारण क्या है। ओगीमी में तकरीबन 3000 लोग रहते हैं इन द नॉर्थ ऑफ ओकिनावा, और यहाँ पे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट रेट है कैंसर के या किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ या किसी भी चीज़ के। बहुत सारे साइंटिस्ट ओगीमी में गए हैं अपने वहाँ के लोकल्स को स्टडी करने के लिए। इसी तरह राइटर्स भी वहाँ पे गए थे जब वो इकिगाई लिख रहे थे, और उनकी डेली रूटीन, डाइट, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे वो इतनी हैप्पी और लॉन्ग लाइफ रहते थे उसका सीक्रेट जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि उनकी इकिगाई क्या है। आपको ध्यान है लास्ट ऑडियो के अंदर हमने इकिगाई के बारे में भी जाना था। जब वो उनके साथ रहे तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ के लोग कभी रिटायर ही नहीं होते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, और बल्कि बड़ी उम्र के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पे राइटर याद दिला रहा है कि एक 96 इयर्स ओल्ड की लेडी थी, से उसका दोस्त डांट रहा था कि भाई तुम अपनी जॉब छोड़ के रिलैक्स हो गई हो। एक्कीको नाम है उस लेडी का, और वो अपनी नेबरहुड एसोसिएशन की सेल्स वो विलेज शॉप में देखती थी, पूरी एक्टिव थी। उसने ये बोला कि अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं ना तो डेथ कम्स टू यू, यानी अगर आप एक्टिव नहीं हो तो मृत्यु ही है। तो जो पूरी रिसर्च की गई थी इकिगाई बुक के अंदर इन्हीं राइटर्स के द्वारा, उसका कंक्लूजन ये था कि वहाँ के लोगों की इकिगाई उन्हें पता थी, और वो कभी भी एक्टिव होना बंद ही नहीं करते थे, हमेशा काम करते थे। काम वो करते थे जिसे वो प्यार करते थे। आप बताइए, आपको अपनी इकिगाई मालूम है? आपको मालूम है कि आप क्या प्यार करते हैं? तो रात के इस डिनर के बाद में राइटर्स का टोक्यो के अंदर ये दिन खत्म हुआ। अगले दिन अब उन्होंने बुलेट ट्रेन लेनी थी, तो पहला स्टेशन उनका जो था वो बुलेट ट्रेन से टोक्यो का था। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे बुलेट ट्रेन थिंकिंग, अपनी सोच जो बुलेट ट्रेन की तरह हो। आपको मालूम है ना वो फास्टेस्ट ट्रेन है दुनिया की। कि ये जो बुक हम समझने जा रहे हैं उसमें हम ये देखने जा रहे हैं जापानीज वे ऑफ वर्किंग, मिरेकुलस अचीवमेंट, सक्सेस कहाँ से आता है। तो पेज नंबर 22 पे राइटर कहते हैं कि इससे पहले कि हम एक नई दिशा की तरफ, नए होराइजन के अंदर ये ट्रेन चले, हम इस कॉन्सेप्ट को देख लें कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो उसके लिए हम पीछे जाएंगे समय के अंदर और एक व्यक्ति को एक्सप्लोर करेंगे, वो है जैक वेल्च। अगर आपको ये नहीं पता हो कि वो कौन है, तो वो जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन थे बिटवीन 1982 एंड 2001, और ये लास्ट सेंचुरी के अंदर इन्हें बेस्ट एग्जीक्यूटिव माना गया था। उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपके जो ऑब्जेक्टिव होते थे, टास्क होते थे, वो क्वार्टरली बेसिस यानी हर तीसरे महीने के अंदर रिव्यू होते थे। तो आज भी ये सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनियां, मीडियम साइज कंपनीज को यूज़ करते हैं। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, बट उन्होंने एक दिन ये देखा कि उनके कुछ डिपार्टमेंट एफिशिएंट लेस हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो अपने क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव यानी इस 3 महीने में हम क्या करेंगे, वो बहुत ही बेसिक सा भर रहे थे। उसमें कुछ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स बहुत कम थी, छोटी छोटी थी। मीन्स कि वो कुछ ऐसी चीज़ें लिखते थे जो आसानी से वो उसको अचीव कर पाते थे। करने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चूज करते थे जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम हो, जहाँ उनको कोई मुश्किलें आए ना। हम सब ने नहीं एक्सपीरियंस किया है ना कि हम किसी प्रोजेक्ट पे होते हैं तो हमका उसका ऑब्जेक्टिव जब हम पा लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है कि ठीक है बस अब ये सब चल रहा है। तो राइटर कहता है भाई ये फेस कर लो कि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, होते ही स्वभाव से आलसी हैं, लेजी हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक अलग ऊंचाइयों को छूना है ना, तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेसेंसी और लैक ऑफ विजन को कम करना पड़ेगा। चलता है, कोई विजन ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है, इसे कम करना पड़ेगा, के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। इस सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ को कैसे देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप विद पार्टनर को, बच्चों को कैसे देख रहे हैं। ठीक है चलता है, ध्यान कहाँ जाएंगे ऐसे नहीं। मैनेजिंग फ्रेंडशिप, आप उन्हें टाइम दे रहे हैं कि नहीं। अगर आपके कोई इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक गोल्स हैं, कोई स्पिरिचुअल गोल्स हैं, आप
उनको देख रहे हो कि नहीं। अब ये हमारी लेजीनेस या केयरलेसनेस इसलिए है कि हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चल रही है, या हम खा रहे हैं और सो रहे हैं तक कि बॉडी बिल्कुल सीरियस वार्निंग ना दे, हम बिल्कुल एकदम स्टेल हो जाएं और हमारा जो पार्टनर है उसके रिलेशनशिप भी बिल्कुल स्टेल हो जाए। पता क्या करते हैं हम कभी कभी ना, एक पैबंद नहीं लगाना होता, चेपियाँ लगाते हैं जिस तरह से, बैंडेड लगाते हैं जिस तरह से, उस तरह से हम रिव्यू करते हैं। लेकिन क्या हम सच में अपनी सिचुएशन को मीनिंगफुल वे से चेंज करने पे काम करते हैं जब तक कि वो अलार्मिंग नहीं हो? यू नो, गुड टू बेस्ट, हम लाइफ को बस एम ही जीते हैं क्योंकि ठीक चल रही है, बेस्ट की कल्पना करते हैं, काम नहीं करते उसके ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं कि आलसी बनने से हो, कई बार हम सिंपली इतने बिजी होते हैं कि जो हमने ऑलरेडी बिल्ड किया उसी को मेंटेन करने के अंदर, कि हम उसके नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट लेवल जाना हमें शायद डराता है। यहाँ पे ना रेडिकल चेंज को राइटर एक्सप्लेन कर रहा है, एक ऐसा बदलाव जो इंक्रीमेंटल हो, जो आपकी ज़िंदगी में बढ़ावा करे। सो इंक्रीमेंटल वर्सेस रेडिकल चेंज में दोनों में क्या फ़र्क है? तो एक ऑमलेट की एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है ये। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है? एक लिटिल इम्प्रूवमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सपोज करो कि आपने एक ऑमलेट बनाया, उस ऑमलेट के अंदर आपने अब आलू डाल दिए, तो आपने आलू का ऑमलेट बना लिया। तो ऑमलेट तो था, आपने आलू डाला उसके अंदर, ये नया करा, तो दिस इज एन इंक्रीमेंटल चेंज। एक होता है रेडिकल ऑमलेट, मीन्स उससे पहले हुआ, जिस व्यक्ति ने अंडे को तोड़ के ऑमलेट बनाया उसने रेडिकल चेंज किया, उससे पहले ऑमलेट था ही नहीं। और ये ऑमलेट, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि क्यूलिनरी रेवोल्यूशन इसने क्रिएट की। तो जैक वेल्च जब अपने इस प्रॉब्लम को देख रहे थे कि उनके एम्प्लॉयज़ का वो क्या करें, ये टिपिकली ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है, एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करें जो ऑलरेडी काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो क्यों रिस्क लेंगे ताकि वो और आगे बढ़े। लेकिन 1993 में जब जैक टोक्यो आए और अपने ट्रिप में वो मिले आइजी मेकावा से, जो चेयरमैन थे जनरल इलेक्ट्रिक जापानीज सब्सिडरी के, और ये देख के जैक बहुत ही इम्प्रेस हुए जितनी स्पीड से उन्होंने वहाँ पे चेंजेस लाए थे और आउट परफॉर्म किया था जनरल इलेक्ट्रिक डिविजन्स के और सारे ब्रांचेस को। मिकावा ने जैक वेल्च को एक सीक्रेट बताया, इसके बेसिस पे ये पूरी किताब लिखी गई है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने बोला अगर तुम ये चाहते हो कि भाई ट्रेन 100 किलोमीटर पे चल रही है, आपने उसको 10 किलोमीटर फास्ट करना है, तो आप कुछ इंजन को पावरफुल करोगे और हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें 10 किलोमीटर से 150 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पर आवर जाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ट्रैक बदलने होंगे, उन्हें वाइडर करना होगा, सस्पेंशन सिस्टम बदलना होगा, आपको डिफरेंटली सोचना होगा, आउटसाइड बॉक्स सोचना होगा। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के साथ में एक नई ट्रेन को नहीं पा पाएंगे। आपको स्क्रैच से, बिल्कुल बेस से, दोबारा से शुरू करके दोबारा से सोचना होगा, बिल्कुल नई सोच के साथ। क्या राय है आपकी इसके बारे में? आई एम सो इंस्पायर्ड व्हेन आई एम रीडिंग दिस, रिकॉर्डिंग दिस। सोच रही हूँ कि किस प्रकार से मैं मेरे वर्क को इतने लोगों को जॉब देता है, जिंदगी देता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है, उसे किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। सिर्फ यहाँ 2 4 10 की बात नहीं करने, हजारों लाखों करोड़ों की बात करने। आप भी इंस्पायर हैं? आप भी अपनी जिंदगी के हर पहलू को इसी तरह रेडिकल चेंज में लेके आना चाहते हैं? इफ यस, देन दिस बुक इज फॉर अस। तो चलिए पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में कहाँ पे रेडिकल चेंजेस लेके आते हैं, और फिर इस बुक को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ में उसको करते चले जाएंगे। हाउ विल दैट बी? मज़े आएंगे ना? सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस ऑडियो वीडियोस विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, ताकि वो भी अपने जीवन में ग्रो करें और उसका कारण आप होंगे। Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Let's grow together.